हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद। अगर हम भारत में आतंकवाद की बात करें तो इसका अर्थ ये है कि भारत में बाहर से कौन कौन से आतंकवादी समूह कहां के लिए काम कर रहे हैं या भारत को किस प्रकार से परेशान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर विदेशी सहायता से चलने वाले आतंकवादी समूह कौन कौन से हैं, भारत सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए आतंकवादी ग्रुप कौन कौन से हैं, या यूं कहें कि भारत के आजादी के लिए, शांति एकता के लिए बाधक तत्व कौन कौन से हैं। ये विदेशों की सह पर चल रहे हैं, विदेशी लोग इन्हें समर्थन कर रहे हैं ताकि भारत में शांति और विश्व गुरु बनने की ताकत ना आए। इसमें अगर हम देखें तो यूपीए सरकार के समय 38 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था। एक तो आंकड़ा आपको ये याद रखना है, यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 38 आतंकवादी ग्रुप ऐसे थे जिनको हमने क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि रातों रात आतंकवाद का जन्म नहीं हुआ था। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले शक्ति के लिए संघर्ष आया, वो संघर्ष हिंसा में बदल गया और फिर धीरे धीरे क्रूर आक्रांताओं में बदल गया। जैसे जैसे उसका विरोध हुआ तो आतंकवाद ने जन्म लिया। यहाँ विदेशी आतंकवादों का जीवित उदाहरण मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ बहुत सारे देशों से फंडिंग होती है, चाइना, पाकिस्तान, खाड़ी देश, दुनिया भर के देश की दिलचस्पी है कि भारत के जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ शांति हुई तो भारत का फोकस विकास पर हो जाएगा। इसीलिए भारत के जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होने देना चाहते हैं। अब आपको यहाँ एक चीज और भी देखनी है कि जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति वर्तमान में कैसे है। ये यहां से काट के ये वाला हिस्सा है पीओके, यहां से ये काट के है सियाचिन, जम्मू कश्मीर चाइना के पास। और अगर इसका ये भाग देखें तो यहाँ पर ये पड़ता है लगभग सियाचिन ग्लेशियर, और ये बॉर्डर हमारा क्या कहलाता है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से हमारी कौन कौन सी सीमाएं कैसे कैसे लगती हैं। राजस्थान की जो बॉर्डर है वो सेफ बॉर्डर में मानी जाती है। लगभग राजस्थान यहाँ पड़ेगा गुजरात के ठीक ऊपर, और ये बॉर्डर 1070 किलोमीटर की है और ये सेफ बॉर्डर है। गुजरात पंजाब वाली भी क्या है, सेफ बॉर्डर मानी जाती है। और यहाँ पर तारबंदी भी है, बीएसएफ के जवान भी हैं, सारी सिक्योरिटी व्यवस्था भी है, सब कुछ पहले से मापन है, उस सीमा में निर्धारण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले दोनों देशों के मध्य की अगर सीमा की बात करें तो सबसे पहले तारबंदी आती है, तारबंदी के जस्ट आगे फिर पिलर आता है, ये खाली एरिया है, फिर उनकी तारबंदी है या कई जगह उनके खाली ही है। तो ये बीच का एरिया है जिसे जीरो लाइन कहा जाता है, जीरो लाइन। इन्हीं जीरो लाइन के माध्यम से या तारबंदी को कट करके या सुरंग बनाकर यहां से आतंकवाद फैलाने का काम होता है। तो ये किस स्थिति, तो ये समझ में आ गई कि ये वाला हिस्सा किसके पास है, चीन के पास है, ये वाला हिस्सा किसके पास है, पाकिस्तान के पास है, और ये वाला हिस्सा किसके पास है, भारत के पास है। आपको याद होगा ये विवादित जगह है जो चाइना ने 62 के युद्ध में जीत ली थी। ये विवादित जगह 47-48 वाले संघर्ष में पाकिस्तान ने हमसे ले ली थी, और ये बाकी का इलाका हमारा आज भी बना हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। यहां भी पाकिस्तान क्या फैलाता है, आतंकवाद फैला रहा है। 1984 में इस पर अवैध कब्जा करने के लिए ब्रिटेन से गर्म कपड़े खरीदे गए थे, और फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया और यहां से सियाचिन ग्लेशियर को मुक्त कराया गया, जहां से पाकिस्तान का कब्जा हो सकता था। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ साथ विदेशी आतंकी गुट भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं अशांति को फैलाते हैं। फिर अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, बंगाल के कुछ हिस्से, उड़ीसा का कुछ भाग, और इसमें पाया जाता है नक्सलवाद।
नक्सलवाद। इसका दूसरा नाम क्या है? माओवादी। इसका दूसरा नाम है माओवादी। आपको याद होना चाहिए यही माओवाद कहां पाया जाता है? चीन में भी पाया जाता है। माओवादी संगठन कहां है? नेपाल और चीन में है। नेपाल और चीन में। तो यही माओवादी भारत में किस नाम से जाने जाते हैं? नक्सल, नेक्सटाइज के नाम से जाने जाते हैं। और ये भी एक तरीके से हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, भारत की सेनाओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं, भारत की सरकार को झुकाना चाहते हैं। कुल मिला के ये अपने दम पर सब कुछ करना चाहते हैं, यानी कि एक प्रकार से आतंकी घटनाओं का समर्थन ये भी यहाँ कर रहे हैं। इनको समर्थन किससे हो रहा है? चीन और नेपाल से हो रहा है, क्योंकि माओवाद कहाँ पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है और चीन में पाया जाता है। ये नक्सली संगठन चीन की सह पर है। चीन का ये मानना है कि भारत में शांति नहीं आनी चाहिए, इसीलिए नक्सलवादियों को अत्याधुनिक हथियार दिए जाते हैं, फंडिंग की जाती है। कुल मिला के कहा जाए तो भारत विरोधी गतिविधियों में आगे बढ़ाने में नेपाल चीन का बहुत जबरदस्त क्या है? नाम है, बहुत जबरदस्त समर्थन इनका रहा है। फिर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी खालिस्तान। खालिस्तान समर्थन आतंकवाद है, और ये भारत के पंजाब से काटकर अलग हिस्सा बनाना चाहता है, अलग नया देश बनाना चाहते हैं। इनका समर्थन ये है कि हिंसा आधारित, जैसे पश्चिमी बंगाल अलग हुआ बंगाल से काटकर, और जो बांग्लादेश है उसी तरीके से ये पंजाब को भारत से काटना चाहते हैं और एक अलग सभ्यता संस्कृति का नया देश बनाना चाहते हैं। यहाँ नए राज्य की बात नहीं हो रही है, नए देश की बात हो रही है। तो खालिस्तान कहाँ का है? पाकिस्तान से संबंधित है। साउथ इंडिया में भी है, लेकिन बहुत एग्जाम्पल अपने यहाँ हो गए। अगर हम पूर्व की बात करें, पूर्व उत्तर की, तो यहाँ एक आतंकवादी संगठन है उल्फा, जो असम के संगठनों में पाया जाता है। यहाँ भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। समस्याएं किस लिए आई? जब बांग्लादेश संघर्ष हुआ तो यहाँ से बांग्लादेश से निकलकर इन क्षेत्रों में शरणार्थी लोग आए। कौन आए? शरणार्थी लोग आए। शरणार्थी लोग आने के कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो हो गए अल्पसंख्यक और बाहरी लोग हो गए बहुसंख्यक। इसीलिए विरोध इनका होता रहता है, और उल्फा वाले भी कहीं ना कहीं हिंसा पर आधारित गतिविधियों का समर्थन करते हैं। यहाँ का एक आतंकवादी संगठन हिंसा से संबंधित बहुत सारे, पहले मिजो भी था, लेकिन राजीव गांधी जी के समय 1985 में उससे समर्थन हुआ और फिर मिजोरम बेहद शांतिपूर्ण राज्य हमारे यहाँ बना। तो ये प्रमुख आतंकवादी संगठन या उनके नाम हमारे यहाँ के हैं, जो बाहरी विदेशों से समर्थित हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनको भारत सरकार ने प्रतिबंध किया है। वो कितनी लिस्ट है? 38 की लिस्ट है। खालिस्तान समर्थित आतंकवाद कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब में है, पाकिस्तान के समर्थन से चल रहा है। मध्य भारत में नक्सलवादी पाए जाते हैं, जिन्हें हम माओवाद भी कह सकते हैं। माओवाद का जन्म पश्चिमी बंगाल के, या यूं कहें बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके से हुआ था। नक्सलबाड़ी थाना इलाके से हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर ये मामला आगे बढ़ता चला गया, और इसके जो लीडर थे वो थे चारू मजूमदार, और इन्होंने ही फिर हिंसाग्रस्त राजनीति को अपनाना शुरू किया। क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा क्या है? जो भी नियम कानून बने हैं उन्हें जबरन परिवर्तन करना, भय दिखाकर अपने अनुसार अपनी बातें मनवाना क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। यानी कि जो भी सिस्टम है उसको बलपूर्वक बदलना, भय से बदलना, डरा कर बदलना, अपनी जबरन मांगे मनवाना, सब क्या है? आतंकवादी गतिविधियां कहलाती हैं। इसमें अगला बिंदु है भारत में आतंकवाद का स्वरूप। और भारत में आतंकवाद का स्वरूप अगर हम देखें डिटेल से तो एक एक करके ये बिंदु हमारे सामने निकल कर आते हैं। इसमें पहला है सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय आतंक। सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद का सक्रिय होना इसलिए भी घातक है क्योंकि हमारे बॉर्डर से जुड़े हुए होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीमावर्ती राज्यों में यदि हम चारों तरफ भारत को देखें तो
यहाँ से देखें तो बंगाल के रास्ते से बहुत सारे अफीम वगैरह है, गांजा वगैरह है, नकली मुद्रा है, वहां भी विचारधारा है, ये सब इन्हीं रास्तों से आती हैं। फिर अगर हम यहाँ देखें म्यांमार, तो इन्हीं रास्तों से बहुत घनी जंगल, बहुत ज्यादा डीपली क्षेत्रीय पाया जाता है। आसानी से यहाँ पर रेकी नहीं हो सकती, आसानी से यहाँ जासूसी नहीं हो सकती, आसानी से बॉर्डर की सुरक्षा संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ से भी आतंकवाद के जरिए बहुत सारे नकली मुद्रा, हथियार, बहुत सारे आतंकवादी संगठन, भारत ने यहाँ भी एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फिर अरुणाचल प्रदेश देखें तो ये चीन से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, तो यहाँ भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन बहुत आसानी से भारत में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आम नागरिक के लिए यहाँ की जो वीरान जंगल है उस पर आसानी से अंदर आना बहुत आसान है। स्थानीय नागरिक बहुत लंबी बंजर भूमि पे आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन भारतीय सीमा पर सेना बहुत जबरदस्त कार्रवाई करती है। लेकिन हर जगह, हर इंच पर सेना हो, इसकी कोई 100% पुख्ता नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखें भूटान की सीमा हमारे लिए सुरक्षित है। फिर नेपाल के रास्ते अगर हम देखें तो ज्यादातर जो आतंकवादी ग्रुप है वो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। इसका कारण क्या है? भारत नेपाल के अच्छे संबंध होना। भारत नेपाल दोनों एक दूसरे देश के बहुत अच्छे मित्र हैं। यहाँ नत्थी वीजा अराइवल वीजा या कार्य करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। भारत का नागरिक नेपाल जाए, नेपाल का नागरिक भारत आए तो वीजा की आवश्यकता नहीं होती। दिल्ली से काठमांडू सीधी बस यात्रा है, फ्लाइट यात्रा है, हर चीज अवेलेबल है जो एक पड़ोसी के नाते होनी चाहिए। और नेपाल के नागरिकों को भारतीय सेना में शामिल भी किया जाता है। इस प्रकार से कोई भी आसानी से नागरिक भारत की सीमा में यहाँ से दाखिल हो सकता है। अभी कुछ समय पहले तक, कुछ सालों से पहले तक भारत नेपाल के गांवों तक बॉर्डर नहीं थे, यानी कि गांव में सिर्फ एक पगडंडी या एक लाइन मार्क बना रखा था कि ये नेपाल में है और ये भारत में है। कोई भी व्यक्ति इधर उधर आ जा सकता था, कोई भी रोकने वाला वहां था ही नहीं। इसके बाद यहाँ देखें तो ये क्षेत्र बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता। फिर ये बसता है यहाँ से, ये बॉर्डर जिसे हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल एक बहुत बड़ी समस्या है। लाइन ऑफ कंट्रोल निर्धारित नहीं है। प्रकृति के आधार पर नदी, नाले, पहाड़, जंगलों को बांटकर यहाँ पर तार फेसिंग भी नहीं है। चौकियां सिर्फ ऐसे ही बना रखी हैं कि ये उनका है, नाले के इधर हमारा है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल प्रकृति के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर तय है। ये इधर उधर भी हो जाती है। कई बार पेट्रोलिंग करते समय हमारे जवान पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान वाले जवान हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से बेहद आसानी से घने जंगल, नालों से आसानी से आतंकवादी यहाँ आ सकते हैं। फिर पंजाब, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, ये बॉर्डर बेहद सुरक्षित बॉर्डर है। और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बॉर्डर बेहद सुरक्षित है। लेकिन हमने देखा था महाराष्ट्र में मुंबई ब्लास्ट के समय जो ताज होटल पर हमला हुआ था, वो आतंकवादी समुद्र के रास्ते ही मुंबई तट पर आए थे। तो कई बार हमसे ऐसी चूक भी हो सकती है। फिर दूसरा बिंदु है धार्मिक कट्टरवाद पर आधारित। हम देखते हैं कि आजकल का जो आतंकवादी एजेंडा है वो कट्टरवाद पर आधारित है। कहीं ना कहीं धर्म को उसका एजेंडा माना जा रहा है, धर्म को प्रमुखता आधार माना जाता है, जिससे ज्यादा लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। इसमें आगे देखें तो धार्मिक कट्टरता का बात हमने कर ली। धार्मिक कट्टरता के कारण कहीं ना कहीं आक्रामकता ज्यादा आती है। धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहीं ना कहीं एक विशेष विचारधारा या हिंसा की तरफ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। विदेशी धन की सहायता। अब आप जानते हैं कि शुरुआत आतंकवाद की पाकिस्तान में अमेरिका के जरिए की गई। इस्लामिक स्टेट में या इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में अमेरिका से ऐसा माहौल बनाया गया ताकि विदेशों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जो विदेशी धन आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसी धर्म विशेष के युवाओं को बरगलाने के काम में आ रहा है, कहीं ना कहीं आक्रामक विचारधारा के लिए काम में आ रहा है और वो भारत की भूमि में कहीं ना कहीं आतंक फैलाने के काम में सहयोग वो दे रहा है।
पाकिस्तान समर्थन आतंकवाद। आप जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकिस्तान का क्या है, गढ़ है। पाकिस्तान आतंक के हर हाल में फलने फूलने का केंद्र है। इसका कारण कल पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वहां सेना धर्मगुरु ये चाहते ही नहीं कि वहां शांति हो। यदि शांति हो गई तो उनका कुछ भी वहां चलने वाला नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा है हर हाल में हर तरीके से आतंकवाद फलना फूलना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित ना रहे, पड़ोसी सुरक्षित ना रहे, और यदि पड़ोसी सुरक्षित हो गया तो आम जनता हमें मार डालेगी। एक सीधी सी पॉलिसी होती है, यदि आपके देश में विकास नहीं हो रहा है तो सीमा पर भय व्याप्त कर दो आप, ताकि पूरी देश का ध्यान कहां चला जाएगा, सीमा पर चला जाएगा, जैसा पाकिस्तान करता है। 4 युद्ध पाकिस्तान लड़ चुका है। क्या पाकिस्तान की सेना को पता नहीं कि हम भारत से नहीं जीत सकते? पता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर लड़ाई लड़ी जाती है। वो इसलिए ताकि भारत के लोगों का डर पाकिस्तान के लोगों में बैठा रहे और पाकिस्तान के लोग विकास की बात ना कर सके, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात ना कर सके। ऐसी व्यवस्था के लिए वो आतंकवाद का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, ताकि हर हाल में पूरी दुनिया का ध्यान सीमाओं पर लगा रहे। मनोवैज्ञानिक दबाव। आतंकवाद एक प्रकार से नशा कहा जा सकता है युवाओं में, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव ये बनाने की कोशिश करते हैं। इनका मूल उद्देश्य है कि जनता हमसे डरे और डर कर हम उस डर का केस करें। आप जानते हैं इस दुनिया का सीधा सा नियम है, जो जितना ज्यादा डरेगा उतना ही ज्यादा केस होता है। केस का मतलब मनी। आपने सब्जेक्ट से डरना शुरू किया, कोचिंग शुरू की, पैसा देना शुरू कर दिया। आपने किसी भी चीज से डरना शुरू किया, तंत्र विद्या में पहुंच गए, पैसा देना शुरू किया। यानी कि भय को केस किया जाता है इस दुनिया में। जितना ज्यादा डरोगे उतना ही ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये बात हर कोई यहाँ पर जानता है दुनिया में। आतंकवादी भी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी दहशत होनी चाहिए। इसीलिए जो कुछ मुल्क है हमें केस देंगे, कुछ का हमें फायदा होगा, और ये डॉलरों का खेल है, पैसे का खेल है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर अपनी बात को मनवाने का खेल है। यानी कि हमारे पास सत्ता भी होगी, पैसा भी होगा, और हम नए समीकरण से सरकार भी बना पाएंगे। पृथक राष्ट्र की मांग। अब मैंने आपसे बताया था खालिस्तान ऐसा ही संगठन था जो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है, और अभी इसको वापस एक्टिव होने की सूचना भी हमें न्यूज चैनल के माध्यम से मिल रही है कि खालिस्तान समर्थित आतंकवाद लगातार फल फूल रहा है, जो भारत को अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के सहारे पंजाब को काटना चाहता है। पृथक राष्ट्र के बाद पूर्वोत्तर भारत में विशेष समूह के लोगों को निशाना। अब यहाँ भी हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाया जाता है। उल्फा के लोग हैं। पूर्वोत्तर भारत में एक नियम चलता है कि आप वहां जाएं, रोजगार करें, लेकिन वहां की आमदनी का हिस्सा भी आप कमा सकते हैं, लेकिन वहां की प्रॉपर्टी आप बेचकर या यूं स्थानीय प्रॉपर्टी आप वहां खरीद कर स्थायी रह नहीं सकते। यदि आप आ रहे हैं तो आपको वहां प्रॉपर्टी बेच के ही आनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि उत्तर भारत जो मिडिल इंडिया है, बाकी लोग हैं जो हिंदी भाषी लोग हैं, वे पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहां एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां के लोगों की सिंपैथी मिले, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वे आतंकवादियों के साथ जुड़ जाएं। इसलिए जुड़ जाएं क्योंकि उनके मन में ये दहशत डाली जा रही है कि मिडिल इंडिया वाले लोग आपके रोजी रोटी को खा जाएंगे, आपके संसाधनों पर अतिक्रमण कर लेंगे और आपको गुलाम बना लेंगे। इसीलिए स्थानीय लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और भारत के विरोधी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कौन सा आतंकवादी गुट है? पीपुल्स वार ग्रुप का क्या है? आतंकवादी गुट है, जो कहां से जुड़ा हुआ है? लिट्टे। लिट्टे कहां का था? श्रीलंका का, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा था। तमिल सियली विवाद, राजीव गांधी जी ने शांति सेना भेजी थी। लिट्टे कहां का आतंकवादी ग्रुप था? श्रीलंका का। और इसका संबंध किससे है? पीपुल्स वार ग्रुप, जो कहां है? आंध्र प्रदेश में स्थापित है, साउथ इंडिया में। फिर भारत में एक बम ब्लास्ट की बात हम करें, 12 मार्च 93 को बम्बई धमाके, ये भी एक प्रसिद्ध आतंकवादी घटना भारत में देखी गई। इसके बाद बहुत सारे हैं। आपने उरी मूवी देखी होगी, उरी है, पठानकोट है, बालाकोट पठानकोट है, उरी है, ये भी बड़े हमले हमारे यहाँ हुए हैं।
बहुत सारे बम ब्लास्ट हमारे यहाँ गिने जा सकते हैं, जयपुर बम ब्लास्ट है, ये भी सब आतंकवाद की घटनाएं हैं। कुल मिला के देखा जाए तो भारत में इतने प्रकार के स्वरूप हैं, और भी बहुत सारे प्रकार के स्वरूप हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी घटनाएं विदेशों द्वारा स्थापित हैं, यहाँ के भोले भाले लोगों को बदनाम करने के लिए, भय स्थापित करने के लिए, अपना एजेंडा सॉल्व करने के लिए ये सारे काम भारत में किए जा रहे हैं आतंकवादियों के द्वारा।